सभी को आदाब। आप सभी कैसे होंगे? और मैं समझता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने कल जो है उसके बारे में हमने बात की थी, क्योंकि हमने सबसे पहले हमने रो के बारे में जान लिया था कि रो क्या चीज़ है। उसके बाद हमने कल जो हमने जाना था CAG के बारे में हमने जान लिया था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या चीज़ होती है और किस तरह वो पैसों के हेर फेर को किस तरह अपनी रिपोर्ट में नोट करती है और कैसे राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपती है और राष्ट्रपति कैसे रिपोर्ट को आगे पहुंचाता है। तो इस तरह हमने कल अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे जो है वो IB जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, और साथ में CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन दोनों डिपार्टमेंट के बारे में हम गहनता से अध्ययन करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। और मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगा कि आप सभी यदि अपने दैनिक जीवन में जुड़े रहेंगे तो मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। आप जैसे आपकी लाइफ चल रही है आप उसी तरह से चलते जाएंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप किसी अखबार में पढ़कर या किसी अखबार या किसी न्यूज में देखकर जब आप देखते हैं कि जहां पर इंटेलिजेंस ब्यूरो का कोई काम आता है, या फिर आप देखते हैं कि CBI ने यहाँ पर ये कुछ काम किया है, उस काम को उस चीज को देखने के बाद यदि आप उस डिपार्टमेंट के बारे में छानबीन करते हैं तो इतना टाइम किसे है, आप इतना बाद में क्यों सोचते हो? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि उस डिपार्टमेंट के बारे में आप पहले ही जान लो सब कुछ, और उसके बारे में लगभग आगे एक छोटी सी जानकारी, एक सामान्य सी जानकारी आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करता है और कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करता है। किताबों को रटना छोड़ दीजिए। आप किताबों को रटने से कोई मतलब नहीं है। आप यदि किसी अखबार की न्यूज को पढ़ते हैं, वहां CBI का IB का नाम यदि आप देखते हैं, उसकी खबर को देखते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, और उसके बाद यदि आप उस CBI के बारे में जांच करते हैं, देखते हैं, उससे तो अच्छा है कि आप पहले ही समझ जाओ कि डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से केस सॉल्व होता है। क्या पता किस डिपार्टमेंट में आप आ जाओ। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है अपना इंटेलिजेंट ब्यूरो है, इसमें डायरेक्ट आदमी भी भर्ती किए जाते हैं। कितनी अजीब बात है। यदि आप सभी भी यदि इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिपार्टमेंट के सदस्य की तरह सोचना शुरू कर दें तो मैं समझता हूं कि दुनिया कहां से कहां पहुंच जाएगी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, तो इसलिए मैं अपने वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आप हर एक डिपार्टमेंट को जान सको कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करता है, कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम नहीं करता। कानून को जानना आपका हक है, ये आप मान के चलिए। और एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि कल हमें कोई चीज जाननी है, ये कभी दिमाग में ये सवाल बिल्कुल ये उत्तर आप दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। कल हमें कुछ भी नहीं जानना है, जानना हमें सब कुछ आज ही है। और मैं फिर कह रहा हूं, आज का हर एक नागरिक, आज हर एक व्यक्ति इन सभी चीजों से वंचित है, इन सभी चीजों को नहीं जान पा रहा। क्यों? क्योंकि उसके दैनिक जीवन में चीजें काम ही नहीं आती है। वो अखबारों में पढ़ के उसे फेंक देता और वो रद्दी बनकर पता नहीं कहां से कहां जाती है। 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो में उसका काम होता। कभी आपने सोच के विचार किया कि हम अखबार में कोई न्यूज आती है तो उसको हम खोल के सर्च करें इस न्यूज का क्या मतलब है और इसमें क्या क्या चीजें अपने काम के लायक चीजें, इतना कोई सोचता ही नहीं है। क्यों? टाइम नहीं है ना, टाइम की बहुत कमी है। और वैसे भी आप बिजी इंसान है, आप वैसे बिजी इंसान है कि सोचना तो फिर बात ही जो है वो अलग मायने रखती है। तो इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप हर एक डिपार्टमेंट को ज्वाइन कीजिए और हर एक चीज के बारे में सोचिए। और मैं एक चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं, यदि आपने मेरी इस बात पे गौर कर लिया तो ये समझ जाएंगे आप कि ये जो सब कुछ मैं चीजें बता रहा हूं इनका तात्पर्य क्या है। हालांकि आपका लक्ष्य RS का हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि आप टीचर बनना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुलिस बनना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यदि आप UPSC में IAS बनना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रो ज्वाइन कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस चीज के बारे में जो मैं आपको बोल रहा हूं, यदि आपने इस चीज को एक बार देख लिया दिमाग से कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं आपकी लाइफ बदल ही जाएगी। वो चीज क्या? सुनिए, जब हमारे घरों में अखबार आता है, सोचना, यदि जब हमारे घरों में अखबार आता है और उस अखबार की न्यूज को हम जब सुबह चाय की प्याली के साथ पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसके बारे में सोचते हैं हाँ क्या क्या न्यूज आई है। कभी आपने ये सोचा है कि जिस टाइम अखबार में न्यूज छपती है, गौर करना, जिस टाइम अखबार में न्यूज छपती है
उसी टाइम वह न्यूज यदि आपके दिमाग में छप जाए तो मैं कहता हूँ आप अखबार से बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि अखबार क्या है, ये तो बहुत देर बाद में आता है, सुबह आता है, बहुत देर बाद में, खबर तो पहले होके छप जाती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अखबार में खबर और आपके दिमाग में खबर दोनों एक साथ छपे, लाइफ बहुत आगे निकल जाएगी, मैं कहना चाह रहा हूँ। और ये बिल्कुल सत्य है, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी बिल्कुल सत्य है, आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी बिल्कुल सत्य है ये चीज, ये मान के चलिए आप। करंट को पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा, जितना करंट पढ़ लीजिए आप, बहुत सारा करंट है, पढ़िए। मैं कह रहा हूँ अखबार में करंट पढ़ने की बजाय अखबार में जब करंट छपता है उस टाइम आपके दिमाग में आना चाहिए, इसलिए आप हर एक चीज को जानना सीखिए। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो है ये बहुत बड़ा गेम है, ये ध्यान रखिए आप। यहाँ पर एक बार यदि पत्ते टेबल पर बढ़ जाए तो खिलाड़ी चाहे तो भी उठ नहीं सकता, गौर कीजिएगा इस बात पर मेरे। ठीक है, आज हम बात करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो। आज हम बात करते हैं किस बारे में, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है आईबी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं कि आईबी क्या चीज होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या चीज होती है। देखिए समझिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ये होती है खुफिया विभाग। ये क्या होती है, खुफिया विभाग। इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग होती है। इसकी जो है स्थापना जो है वो हुई थी सन 1887 के अंदर। इसका जो सोवियत संघ था, जो ब्रिटिश साम्राज्य था, उस साम्राज्य के तहत आईबी का गठन हुआ था, उसी समय हुआ था। लेकिन उस टाइम जो आईबी थी वो आईबी आंतरिक जो खुफिया एजेंसियां वो उसका भी वो घटनाओं का अध्ययन करती थी और बाह्य घटनाओं का भी अध्ययन करती थी, कौन, आईबी। लेकिन हुआ क्या, देखिए, लेकिन हुआ क्या था कि 1947 को यह जो है इसको गृह मंत्रालय के अधीन कर दिया था। किसको, आईबी को। किसके अधीन, गृह मंत्रालय के अधीन कर दिया था। किसको, आईबी को। क्यों, कारण यह था कि इसके 1947 के बाद जो है इनको ऐसा लगा, युद्ध हुआ था उस टाइम, मैंने आपको युद्ध का जिक्र भी किया था, भारत वर्सेस चीन के युद्ध में जिक्र किया था। इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो फेल हो गई थी, ये सही सूचना नहीं दे पाई थी। अगर आप मेरे पहले के वीडियो में देखें तो आपको जरूर इस बात का पता चल जाएगा कि भारत वर्सेस चीन के बारे में जो युद्ध हुआ था उस टाइम में, उस समय इंटेलिजेंस ब्यूरो सही सूचना देने में असमर्थ रही थी। इसकी वजह से रो का गठन किया गया। लेकिन इसके पहले 1887 के बाद में और 1947 तक, इसके पहले जब ये इंटेलिजेंस ब्यूरो है, यह बाहरी एवं आंतरिक दोनों सुरक्षाओं के बारे में, दोनों के लिए ये सूचना एकत्रित करती थी, रिपोर्ट करती थी और उनके बारे में अध्ययन करती थी। हुआ क्या कि 1947 में 1947 में ये गृह मंत्रालय को देती थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है आपके नई दिल्ली के अंदर। इसका हेडक्वार्टर है कहां पर, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर है। अब देखो आप, इंटेलिजेंस ब्यूरो काम क्या करती है वो भी देख लो आप। इंटेलिजेंस जो ब्यूरो है ये कार्य क्या करती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम है भारत की आंतरिक सुरक्षा, भारत की आंतरिक सुरक्षा, भारत की आंतरिक सुरक्षा के बारे में जानना। ये काम किसका होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम होता है क्या, कि ये क्या कार्य करती है, ये करती है भारत की आंतरिक सुरक्षा के बारे में जानना, कि भारत के अंदर क्या क्या गतिविधियां हो रही है, क्या क्या आतंकवाद भारत में बढ़ रहा है, उसके बारे में कौन अध्ययन करती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो करती है। और ये अपनी सूचना किसको देती है, ये सूचना है जो पुलिस को भी देती है सूचना। किसको देती है सूचना, पुलिस को भी दे देती है, कौन, इंटेलिजेंस ब्यूरो। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वह बिना, सुनना इस चीज को ध्यान से, बिना किसी अनुमति के, बिना किसी अनुमति के किसी का भी जो फोन है उस फोन को यह टेप कर सकती है। क्या कर सकती है, टेप कर सकती है, कौन, इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसके पास पूर्णतः ये अधिकार होता है कि ये किसी भी भारत के किसी भी सदस्य का, किसी भी व्यक्ति का ये जो फोन है वो टेप कर सकती है, वायरलेस जो भी है इसके टेप करने का कार्य ये कर सकती है बिना किसी अनुमति के, कौन, इंटेलिजेंस ब्यूरो। साथ में इसमें डिपार्टमेंट में कौन होते हैं, इसमें डिपार्टमेंट में सभी होते हैं आईपीएस अधिकारी होते हैं। कौन होते हैं, आईपीएस अधिकारी, जो इससे इंडियन पुलिस सर्विस के होते हैं। और यदि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो बिल्कुल मुझे बताने की ज्यादा आवश्यकता भी है भी नहीं, भी आईपीएस क्या चीज होती है आप सभी जानते हैं। इसका डायरेक्टर वो भी आईपीएस ही होता है, इसमें कोई खास बात नहीं है कि डायरेक्टर जो होता है वो कौन होता है, डायरेक्टर कौन है इसमें, आईपीएस जो है वो होता है। साथ में इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या, क्योंकि हम ज्यादा जानने इसमें दिक्कत नहीं, लेकिन हम थोड़ा जाने हिसाब से जितना सामान्य चीज हम देख रहे हैं। देखो इसमें क्या है, ये काम करती है, देखो आप, ये काम करती है
कि जब नेताओं को, या जब नेता है वे यदि संसद में शपथ लेते हैं, संसद में जब ये शपथ लेते हैं तो शपथ लेते हैं तो उसके पूर्व जो सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी को चेक करने का काम कौन करती है? इंटेलिजेंस ब्यूरो करती है। सिक्योरिटी को चेक करने का काम कि हाँ वास्तविक रूप में वहां सिक्योरिटी सही है कि नहीं है, प्रधानमंत्री के आसपास में जो सिक्योरिटी क्या सही है कि नहीं है, यदि जहां पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं वहां पर सुरक्षा सही ढंग से है कि नहीं है, सुरक्षा के इंतजाम सही ढंग से हुए नहीं हुए, ये कौन चेक करता है? इंटेलिजेंस ब्यूरो चेक करता है। साथ में ये वीआईपी जो है, वीआईपी सुरक्षा भी यही करती है, कौन? इंटेलिजेंस ब्यूरो चेक करती है क्या मामला सही है कि नहीं है, इसके बारे में अध्ययन कौन करती है? इंटेलिजेंस ब्यूरो करती है। और साथ साथ में जो भारत के हैं ये आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा उठाती है, कौन? इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी। भारत में होने वाली जो भी गतिविधियां हैं, जो भी घटनाएं हैं, जो जैसे कि आप ये समझ लोगे, जैसे कि बम विस्फोट है, आतंकवाद है, या किसी भी तरह की जो ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे भारत को नुकसान पहुंचा सकती है, उन घटनाओं पर नजर कौन रखती है? आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। और बाहर से नजर कौन रखती है? बाहरी के मुल्कों पर कौन नजर रखता है? RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, हमने पहले वीडियो बात की थी रॉ के बारे में, वो नजर रखती है। और अंदर कौन नजर रखती है? इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी। अब इसका देखो सबसे बड़ा योगदान मैं बताऊं, इसका सबसे बड़ा योगदान क्या रहा था इंटेलिजेंस ब्यूरो का, ध्यान से सुनना। हुआ क्या था कि इसने 2008 में, देखो आप 2008 में आतंकी मॉड्यूल का पता लगाया था इसने। किसने? आतंकी मॉड्यूल का, किसने? इंटेलिजेंस ब्यूरो में। कब? 2008 में आतंकी मॉड्यूल का पता लगाकर किसे सूचना दी थी इसने? पुलिस को सूचना दी थी हाथ तो हाथ में कि इस तरह का मामला, इस तरह की घटना होने जा रही है, आप तुरंत चेक करो और जाकर वहां का कार्य संभालो और अपने देश के बारे में आप सोचो। वो काम कब हुआ था? 2008 में काम हुआ था अपने भारत में। और साथ साथ में इसमें सबसे बड़ा योगदान इसका क्या रहा था? इसने अपने जो है हैदराबाद जो बम विस्फोट हुआ था, क्या हुआ था? हैदराबाद में हुआ था बम विस्फोट, इसके बारे में इसने जो है वो जानकारी दी थी। हैदराबाद विस्फोट के बारे में इसने किसको जानकारी दी थी? पुलिस को जानकारी दी थी। किसने? इंटेलिजेंस ब्यूरो ने। ये इसका मुख्य काम रहा था, किसका? इंटेलिजेंस ब्यूरो का। सबसे महत्वपूर्ण काम ये था इसका। देखो इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या है? ये होती है खुफिया विभाग, क्योंकि हम अभी इन चीजों का अध्ययन कर रहे हैं तो आप सभी जानते हैं खुफिया विभाग क्या चीज होती है। इसका गठन हुआ था 1887, जब ब्रिटिश साम्राज्य था, जब सोवियत संघ का साम्राज्य चल रहा था, उस टाइम की बात है। उस टाइम इसका गठन हुआ था। 1947 के बाद इसे गृह मंत्रालय को सौंप दिया था। हेडक्वार्टर कहां है इसका? नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। कार्य क्या होता है इसका? कार्य होता है भारत की आंतरिक सुरक्षा के बारे में जानना, उसकी जांच करना इसका काम होता है। और इसमें देखो आईबी बिना किसी अनुमति के किसी का भी फोन टैप कर सकती है, किसी का भी फोन। भारत में जितने सदस्य हैं सभी में से किसी का भी ये अपने मिशन को कामयाब करने के लिए, मिशन में जरूरत पड़े तो किसी का भी फोन टैप कर सकती है बिना किसी इजाजत के, बिना किसी पुलिस की इजाजत के ये फोन टैप करने का अधिकार अपने पास रखती है। इस डिपार्टमेंट में सभी जो होते हैं आईपीएस अधिकारी होते हैं, इसका डायरेक्टर भी होता है जो आईपीएस ही होता है। साथ साथ में इसने योगदान दिया था, क्या योगदान दिया था कि 2008 में आतंकी हमले का जो मॉड्यूल था उस मॉड्यूल को जानकारी करके उसको प्राप्त करके इसने पुलिस को सूचना सौंप दी थी। साथ साथ में हैदराबाद के अंदर जो बम विस्फोट हुए थे उसके बारे में जानकारी इसने किसको दी थी? पुलिस को जानकारी इसने दी थी। ये होता है इसका मेन काम। और ये सिक्योरिटी चेक करते हैं। मेन आईबी का मुख्य काम ही यही है, सिक्योरिटी चेक करना कि कहां क्या सिक्योरिटी सही है कि नहीं है, उसके बारे में जानना। ये काम कौन करती है? आईबी। और भारत के अंदर जितनी भी घटनाएं हो रही है, जितने भी आतंकी हमले कुछ भी हो, उसके बारे में जानकारी कौन करती है? आईबी। और बाहरी जो जानकारी वो कौन करती है? रॉ करती है। ये हमने आईबी के बारे में जानना है कि आईबी किस तरह क्या होती है। अब हम इसके बाद जो है वो अध्ययन करेंगे। एक जाना माना नाम है जो आपने बहुत बार जो टीवी में, अखबारों में, मुझे लगता है कि बहुत बार नाम सुना होगा आपने, और जहन में नाम आ भी रहा होगा। देखो अगला नाम जो है अध्ययन करेंगे सीबीआई के बारे में कि सीबीआई क्या होती है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये और बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। कौन? सीबीआई। ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में इसलिए जरूरी है कि बहुत बार जब गलत चीजें हुई है तो उन गलत चीजों के बारे में किसने जानकारी दी है? सीबीआई ने जानकारी दी है। तो इसके बारे में देख रहे थे क्या चीज सीबीआई। देखो सीबीआई जो होती है ये होती है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। ये कौन होती है? सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो इसका पूरा नाम होता है
सीबीआई का। देखो प्यार से समझते हैं, धीरे समझते हैं, जितना प्यार समझेंगे उतना अच्छा लगेगा। देखो इसका जो गठन है ये किया गया था 1941 में विशेष पुलिस। इसके जो आर्टिकल है उस आर्टिकल को देखकर इसका गठन किया गया था। इसका गठन हुआ था 1963 में। इसका गठन किया गया था किसका? सीबीआई का। ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है किसके बारे में? सीबीआई के बारे में। और आप अभी इस टाइम अभी प्रेजेंट टाइम आप ये सोच रहे हैं कि सीबीआई है वो बहुत अच्छी है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेट जो ब्यूरो है ये बहुत बढ़िया है, अच्छी मानते हैं ना? वैसे ये कैसे गलत है, इसका ढांचा कितना खराब है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। बिल्कुल अने रहिए आप, हर चीजों को बारीकी से पकड़िए, अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि सब कुछ गेम है। देखो 1963 में सीबीआई का गठन हुआ था किसके प्रारूप पर? 1941 विशेष पुलिस आर्टिकल होता उसके तर्ज पर ये किया गया था इसका गठन। देखो इसके अंदर आप एक चीज याद रखें विशेष तौर पर, मुख्यतः जो आप बात याद रखनी है इसमें होता क्या है कि माना कि आप कहीं रह रहे हैं, यदि आपके आसपास में यदि कोई घटना होती है, कोई अपराध होता है, तो आप क्या करते हैं? आप पुलिस को सूचना देते हैं, वहां पर एफआईआर दर्ज करवाते हैं, और वो पुलिस है उस चीज की जांच करती है और आपको वो सही जो है न्याय दिलाती है। कौन? पुलिस उस चीज की जांच करती है। लेकिन मुझे एक चीज ये बताइए कि यदि पुलिस ही भ्रष्ट हो, यदि पुलिस ही खराब है, अब कौन क्या करेगा? तो पुलिस के ऊपर भी कोई होना चाहिए डिपार्टमेंट जो इसकी जांच करे, पुलिस की। तो ये डिपार्टमेंट कौन है? सीबीआई होती है। ये डिपार्टमेंट कौन है? सीबीआई। ये आप याद रखना। कई नेता है, भ्रष्ट लोग है, नेता खुद ही भ्रष्ट है, तो कौन है? सीबीआई ये करती है। तो इसका ध्यान रखना। और ये प्रारूप किस तरह तैयार किया गया? ये प्रारूप तैयार किया गया एफबीआई की तरह, जिसका नाम होता है फेडरल, वो इंपोर्टेंट नाम है, यदि आप विश्व जी के पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहां की है? ये है अमेरिका की। कहां की ये जांच एजेंसी? कहां की? अमेरिका की। अमेरिका के अंदर कहां की है? आप सभी जानते हैं, हमारा दिल तो होना ही चाहिए, वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी के अंदर कौन है? एफबीआई है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो वहां की जांच एजेंसी अमेरिका की। हालांकि अगले वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे, एफबीआई के बारे में। एफबीआई क्या? हम प्रत्येक डिपार्टमेंट के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। एफबीआई होती है, एफबीआई के प्रारूप से ही सेम टू सेम प्रारूप किसका? सीबीआई का है। सेम टू सेम प्रारूप, कोई ज्यादा ऊंच नीच इसमें बिल्कुल नहीं है। ये आप ध्यान रखिए, किसमें? सीबीआई के अंदर। और सीबीआई जो है ये अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कब, किस टाइम? देखो आप, ये होती है, माना कि ये कभी कोई फिरौती लेता है, उसमें काम आती है। जघन्य अपराध है, उसमें काम आती है। अपहरण है, तब सीबीआई का मामला आता। हत्या होती है, तब सीबीआई का मामला आता। यदि घूसखोरी होती है तब भी सीबीआई का मामला आता। मनी लॉन्ड्रिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मनी लॉन्ड्रिंग, इसके बारे में कौन जांच करती है? सीबीआई जांच करती है। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों के बारे में कौन अध्ययन करता, कौन इसके बारे में देखता है? ये देखता है सीबीआई। चाहे पुलिस ही गलत है, यदि आपका डिपार्टमेंट ही भ्रष्ट है, तो हम किस पर विश्वास करें? तो हम करते हैं सीबीआई पर विश्वास करते हैं कि सीबीआई इस चीज की निष्पक्ष रूप से जांच करती है। लेकिन बड़ी खराब बात यह है कि बताते हुए मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन आप सुनेंगे तो पता चल जाएगा कि कहां आपकी सोच कहां है। देखिए क्या हुआ था कि एमपीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में एक प्रश्न आया था। उस प्रश्न में सुप्रीम कोर्ट ने एक जवाब दिया था। एक प्रश्न था, ये पूछा गया है कब एमपीपीएससी में, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को क्या कहा है? सुनना, आप इस चीज को सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि सर ये क्या बोल रहे हो आप? मैं नहीं बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है इस चीज के बारे में। क्या चीज है? देखो आप, सीबीआई है ये बंद पिंजरे में पड़ा तोता है। देखो आपके, देखो होश उड़ गए होंगे कि ये मैंने क्या लिख दिया। अरे सुप्रीम कोर्ट बोल रही है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट बोल रही है। चीज क्या बोल रही है? देखो आप, एमपीपीएससी एग्जाम में आया हुआ है, अब देखो आप यूपीएससी में आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सीबीआई है, ये सीबीआई क्या है? बंद पिंजरे में पड़ा हुआ तोता है। अब आपकी सोच जा रही ना,
अब क्या सोच रहे हैं आप, मुझे पता है क्या सोच रहे हैं आप, बिल्कुल चिंता मत करिए, आप क्या सोच रहे हैं मुझे पता है कि बंद पिंजरे में पड़ा तोता कैसे है। क्यों? क्योंकि सीबीआई जो है ये नेताओं के मामले में, किसमें, नेताओं के मामले में निष्पक्ष जांच करने में गलत साबित हो चुकी है। नेताओं मामले में निष्पक्ष जो जांच करने के अंदर गलत साबित हो गई, क्योंकि इन पर अधिकार कर लिया किसने, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स ने अधिकार कर लिया किस पर, सीबीआई पर। अब कहेंगे सर कि अब क्या करें, आप तो कह रहे थे जब पुलिस गलत हो, ये गलत हो, वो गलत हो, सीबीआई जांच करती है। अब सीबीआई गलत है तो क्या करें, चिंता नहीं करने का। क्यों? क्योंकि भारत में सीबीआई है क्या सब कुछ और नहीं है क्या? अरे भाई रॉ भी तो है, एनआईए भी तो है, क्यों चिंता करते हो, सीआईडी है, सब कुछ है, चिंता मत करो आप, सब कुछ होगा इनके बारे में। तो ये एक बंद पिंजरे में पड़ा हुआ तोता है, ये किसने कहा था, ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखो आप कि सीबीआई किस तरह से चल रही है, ये मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ये इसकी रेट क्या चल रही है और किस तरह से मामलों को सुलझाती है। देखो आप पूरी चीज को ध्यान से देखिए, ये मेरे पास रिपोर्टें हैं, रिपोर्ट के आधार पर मैं चीज को बताता हूं आपको कि क्या सीबीआई का मामला रहा है। देखो सीबीआई में आप देखो कि सन 2010 में इसमें 1009 मामले दर्ज हुए थे, किसमें 2010 में 1009 जो केस है वो आए थे किसमें, सीबीआई के पास थे। उनमें से मात्र 70.8 केसों का निस्तारण हुआ है। उसके बाद 2011 में 1003 केस से 67% केसों का निस्तारण हुआ है। और सन 2012 में 1048 केस थे सीबीआई के पास, उसमें से 67% केसों का निवारण हुआ है। 2013 में सीबीआई के पास से 1137 केस थे टोटल। हर एक चीज को मैं बारीकी से समझा रहा हूं और पूरी जड़ को समझा रहा हूं मैं। क्यों? एग्जाम की दृष्टि से मैं कोई चीज नहीं बता रहा हूं कि आप एग्जाम में आपको ये चीज जरूरी थी, ये आएगी नहीं, आपका हक है सब चीज को जानने का। इसलिए देखो आप आगे 2013 में मामले आए थे 1137 मामले आए थे, उसमें से मात्र 68.6% मामलों का निस्तारण कर पाई, कौन, सीबीआई। उसके बाद देखो 2014 के अंदर मामले आए थे 1174 मामले आए थे, जिसमें 69.5% केसों का निवारण हुआ है। 2015 में केस आए थे 1135 केस आए थे, जिसमें 65% केसों का निवारण हुआ है। 2016 में केस आए थे 1047 कुल केस थे, उनमें से मात्र 66.8% केसों का निस्तारण हुआ है। और उसके बाद 2019 की बात करें तो इसमें 2039 मामले आए हैं और उस मामलों के अंदर मात्र 69% ही केसों का निस्तारण हुआ है। अब समझ लीजिए कि सीबीआई का ढांचा किस प्रकार का, क्योंकि इसमें रिक्तियां बहुत सारी है, रिक्तियों को भरने का काम ही नहीं हो रहा, उचित पद ही नहीं मिल रहा, तो क्या करें फिर। तो इन रिक्तियों को भरने का काम बिल्कुल होना चाहिए। और अभी भी आप ये मान के चलिए कि 15 से 20% सीबीआई के डिपार्टमेंट में रिक्तियां चल रही है, उसमें पद बिल्कुल रिक्त चल रहे हैं, तो उनको भरने का काम बिल्कुल होना चाहिए। और बहुत सारे इसमें केस है जो पेंडिंग में अपने चल रहे हैं। और आपको एक चीज मैं बताता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यदि सीबीआई सब कुछ गलत कर रही है, सीबीआई इस तरह की निकल गई, सीबीआई मामलों का निस्तारण पूरा नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप सोचिए कि सीबीआई का ढांचा कितना कमजोर हो चुका है। और हम क्या करते हैं, अखबार में न्यूज आती है सीबीआई ने फला 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 काम किया, और उसके बाद हाँ बेस्ट ऑन बेस्ट क्या है, सीबीआई बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी सीबीआई है। अरे हाँ प्यारी है, बिल्कुल प्यारी है सीबीआई, सीबीआई बिल्कुल अच्छी है, ये सही ढंग से काम करती है, बिल्कुल एक अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है किसको, सीबीआई को, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन चीज तो अब आएगी आपके सामने, सुनिएगा प्यार से सुनिएगा चीज क्या है, मजा आएगा देखना। अभी हाल ही की बात है, बिल्कुल सुनिए, कहता हूं सोच ही चेंज हो जाएगी अभी आपकी, सोच है ना जो सोच रहे हैं ना आप सीबीआई के प्रति, पूरी चेंज होगी अभी देखना। क्योंकि हमें हर एक चीज के मामले को बिल्कुल एकदम सत्य के साथ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। देखो क्या है, हाल ही का मामला है, सीबीआई निदेशक, सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा नाम है उसका, सीबीआई डायरेक्टर है आलोक वर्मा ने सीबीआई विशेष निदेशक, विशेष स्पेशल डायरेक्टर सीबीआई के जो डायरेक्टर है स्पेशल राकेश अस्थाना, कहने का मतलब सीबीआई जो डायरेक्टर है आलोक वर्मा ने सीबीआई स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना पर केस लगा दिया है। और देखो केस क्या है, देखो आप केस क्या लगाया, आरोप लगाया है कि राकेश अस्थाना ने मीट कारोबारी मुहिम कुरैशी से रिश्वत ली है। किसने लिए, राकेश अस्थाना ने। देखो मामला कहां हो रहा है, निदेशक और विशेष निदेशक, देखो बहुत ऊपर की बात हो रही है।
ये आरोप आपस में आरोप लगा रहे हैं कि ये रिश्वतखोरी करता। अब बताओ मुझे, सीबीआई कहां गया और सीबीआई पर रेड डाली गई है, सीबीआई पर रेड डाली गई है और रेड के अंदर वहां से आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना दोनों वहां से भाग चुके थे, दोनों ही वहां पर मौजूद नहीं थे। ये बिल्कुल आपकी इसमें इंडिया टीवी की आज तक की रिपोर्टें हैं। ये याद रख लेना कि उस टाइम पर आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना जो सीबीआई के निदेशक है, दोनों एक निदेशक है और एक विशेष निदेशक है, दोनों ही वहां से भाग चुके थे क्योंकि उस पर आरोप था, किस पर, राकेश अस्थाना पर, कि ये मीट कारोबारी मुहिम कुरैशी से इसने रिश्वत ली थी बहुत भारी मात्रा में। तो देखिए आप कि जब हम भ्रष्ट लोगों के बारे में सोचते हैं, यहाँ तो सीबीआई खुद ही भ्रष्ट है। अब क्या करेंगे आप? कहता हूं चीज को जानने का आपका हक है, पूरी चीज को सत्यता के साथ जांच कीजिए। और मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जो राकेश अस्थाना है ये गुजरात कैडर के आईपीएस रह चुके हैं। कौन? राकेश अस्थाना, जहां पर आप जानते हैं कि उस टाइम प्रधानमंत्री जो है वो वहां के सीएम भी रह चुके थे। तो इसलिए आप जानने का बिल्कुल आपका हर एक चीज का आपका हक बनता है। हर एक चीज को देखिए, आप ये मत समझिए ये सब कुछ अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, अच्छा नहीं। किताबों के पन्नों पर देखकर आप अच्छा अच्छा मत करिए, आप उस चीज के बारे में देखिए क्या वास्तविक रूप में सत्य है क्या चीजें। अब देखो आप, सीबीआई खुद का ढांचा गलत है, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये पॉलिटिक्स है, यहाँ सब जो होगा वो अच्छा ही होगा, चिंता मत करिए। हमारा भारत देश बहुत अच्छा है, हमारे अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं, वो सभी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, अपने दिन की शुरुआत अच्छे से कीजिए और प्रत्येक दिन कोशिश कीजिए कि नया सीखने के, कुछ नया सीखने के लिए आप हमेशा तत्पर रहिए। और मैं हमेशा आपको इन सभी चीजों से, जो समय समय पर घटित होने वाली चीजें, इन सबसे मैं आपको जो अवगत कराता जाऊंगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट का क्या कार्य है। और साथ में बड़ी बात तो यह है कि उन सभी डिपार्टमेंटों के कार्यों को मैं आज से जोड़ूंगा। किससे? आज से, कि ये डिपार्टमेंट मैंने आपको समझा दिया कि क्या डिपार्टमेंट है, लेकिन इसकी आज में क्या स्थिति है वो चीज मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको करंट क्या है उससे तो आपका नाता ही वो तो बात ये लगा करंट क्या है, क्योंकि करंट तो इसमें समाहित है पूरी। तो बिल्कुल आप चलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोशिश ये कीजिए कि जब अखबार में न्यूज छपे उसी टाइम दिमाग में न्यूज छपनी चाहिए, ताकि अखबार में जब न्यूज आए और आपके पैरों में अगर अखबार गिरे तो उस टाइम आप ये सोचिए कि इसमें जो खबर है वो तो बहुत पुरानी हो चुकी है। जय हिंद।